उसी के अकॉर्डिंग है। जब हम लर्निंग स्ट्रेटजीज़ की बात कर रहे थे, लर्निंग स्ट्रेटजीज़ में हमने पहली लर्निंग स्ट्रेटजी कोऑपरेटिव लर्निंग शुरू की थी। उसमें हमने उसका मीनिंग, उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यहाँ तक हमारा पॉइंट हो चुका था। नेक्स्ट पॉइंट है उसके घटक क्या हैं, जो हमारा आज का मेन पॉइंट है। उसके एलिमेंट्स क्या हैं या घटक। घटक से हमारा मतलब ये है कि वो किन चीज़ों से मिलकर बनी है। अगर हमें इसके घटक या यूँ कहें इसके कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स क्लियर हो जाते हैं तो हम इस स्ट्रैटेजीज़ को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और इस बात को भी ध्यान रखना कि जब हम तीनों चारों कर लेंगे ना, तो उसमें आपने अपने माइंड में किस तरह से इसको अलग अलग ध्यान रखना है, क्योंकि करने के बाद इसकी खिचड़ी ये बनेगी कि आपको लगेगा ये भी वैसी है, वो दूसरी भी वैसी है, तीसरी भी वैसी है, इनमें अंतर नहीं है। पर इनमें अंतर है। तो जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे मैं आपको इसके डिफरेंस क्लियर करता जाऊंगा। तो घटक में सबसे पहला पॉइंट है सकारात्मक आत्मनिर्भरता। इसके कुछ नियर अबाउट 5 कंपोनेंट्स हैं और ये घटक जो हैं ये 4 नंबर में पूछ लेता है। कंपोनेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। वहाँ पर जो बच्चे मान लो जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है, देखो मीनिंग ऑफ कोऑपरेशन पूछ लेता है, कोऑपरेटिव लर्निंग पूछ लेता है। आपको सिर्फ सबसे ज़्यादा बच्चे जब पेपर में इन चारों में से कोई पॉइंट आता है वहाँ पे गलती करते हैं, क्योंकि वो बड़े क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं, छोटों पर ध्यान नहीं देते। तो वो 4 नंबर में तो इसमें से पूछता ही पूछता है। उसमें यहाँ पर जैसे वो क्वेश्चन के बीच में से अगर कुछ पूछ ले वो उनके लिए और प्रॉब्लमेटिक है। अगर वो यही पूछ लेता है कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, तो मीनिंग ऑफ कोऑपरेशन तो मैं लिख सकता हूँ, कोऑपरेटिव भी लिख सकता हूँ, एलिमेंट मैं तभी लिख पाऊँगा जब मैंने पढ़े होंगे। तो पहला कंपोनेंट है सकारात्मक आत्मनिर्भरता, पॉजिटिव इंडिपेंडेंटनेस। दूसरा है प्रोत्साहन अंतःक्रिया, प्रोत्साहन अंतःक्रिया। थर्ड पॉइंट है व्यक्तिक व सामूहिक जवाबदेही, व्यक्तिक व सामूहिक जवाबदेही। व्यक्तिक से मतलब है इंडिविजुअल एंड ग्रुप, सामूहिक जवाबदेही। फोर्थ है अंतःक्रिया, अंतः व्यक्तिक व लघु समूह कौशलों का विकास, अंतः व्यक्तिक व लघु समूह कौशलों का विकास। और लास्ट 5th है ग्रुप प्रोसेस। लिख लिया सभी ने? हाँ, तो सबसे पहले उसने बात की है सकारात्मक अंतर्निर्भर की। जब हमने इसकी विशेषताएं की हैं, उन्हीं विशेषताओं से मिलजुल कर अगर हम उनको ध्यान से सुन लेते हैं तो ये भी हमें इजीली क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले उन्होंने सकारात्मक अंतर्निर्भर की बात की है कि जब ग्रुप बना है, ग्रुप बनाते हुए टीचर को ध्यान रखना चाहिए और बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि उसमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड जनरेट होना चाहिए। सभी बच्चे उस समूह का सम्मान करें। अगर ग्रुप में कोई बच्चा आपस में उनमें झगड़ा है, वैसे क्या होता है कि बच्चों को अगर ग्रुप बनाने के लिए कहेंगे तो वो सभी आपस में जो एक दूसरे के दोस्त हैं ना, जो उनके ग्रुप बने होते हैं, वो उसी के ग्रुप को चूज़ करने की कोशिश करता है। दिक्कत वहाँ पर ये आती है, ये फिर वहाँ पर सीखने की बजाय अपनी दूसरी क्रियाओं में संलग्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर टीचर को ग्रुप बनाते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि ग्रुप में ऐसे बच्चों को रखा जाए जिनमें आपसी प्रेम भाव, सहयोग भी हो और साथ में वो आपस में एक दूसरे को सीख भी सके और सिखा भी सके, क्योंकि ग्रुप बनाते हुए ही सबसे मेन काम होता है। अगर वहाँ पे ग्रुप बनाते हुए ढिलाई बरती जाएगी या बच्चों को उनके हिसाब से ग्रुप बनाने दिया जाएगा तो हमारा जो बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव है वो ज़ीरो हो जाएगा। अगर मान लो बच्चों ने सीखा ही नहीं, टाइम भी वेस्ट हुआ, इससे क्लास में इनडिसिप्लिन और क्रिएट हो जाता है। तो आपने हर काम को क्लास के पर्पज़ से, क्लास के ऑब्जेक्टिव फुलफिलनेस के हिसाब से उस काम को करना है। तो सबसे पहले है सकारात्मक आत्मनिर्भर के सभी बच्चे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक दूसरे के सहयोग की भावना से जुड़े हों, तभी वो इसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाएंगे। दूसरा है प्रोत्साहन अंतःक्रियात्मक।
अब प्रोत्साहन से मतलब क्या है कि एक दूसरे को पॉजिटिव मोटिवेट करना, सकारात्मक पुनर्बलन की भावना होनी चाहिए उनमें एक दूसरे को किस तरह से, मतलब क्या है कि जैसे मैंने पीछे इसकी कैरेक्टरिस्टिक में बताया कि शेयरिंग इन्फॉर्मेशन वर्ड है। हम आपस में जब कुछ चीज़ सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, हमें जो पता है हम उस बात को शेयर करें। दूसरा कर रहा है तो उसको प्रोत्साहित किया जाए कि हाँ तुम सही कर रहे हो। वहाँ पर अगर ग्रुप में ये चीज़ आ जाती है तुम नहीं सीख पाओगे, तुम नालायक हो, क्योंकि बच्चे सेम एज के हैं, ग्रुप जो बनाया गया वो भी ऐसा ही है, हो सकता है कि उनमें किसी न किसी तरह की झड़प हो जाए। तो बजाय बनाते हुए इन बातों को उनको डिक्लेयर करना चाहिए कि आपस में किसी तरह की ऐसी बात ना हो जिससे ग्रुप में इस तरह के पॉइंट उठें। आपस में जब वो मिलकर करें, एक दूसरे को सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। जब कोई काम पूरा हो जाता है तो वो समूह में जो उसका लीडर है, ग्रुप लीडर है, अकेला उसका नहीं, सारे समूह के सहयोग से काम पूरा हुआ है तो उस पूरे समूह को शाबाशी मिलती है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे समूह पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इंक्रीज होता है। तो प्रोत्साहन की बात आती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत व सामूहिक जवाबदेही। अब टीचर ने बच्चों को काम दे दिया है, 30 मिनट का पीरियड है, 30 मिनट में 20 मिनट बाद टीचर पूछता है हाँ बच्चों ये बताओ किस किस का काम पूरा हो गया। तो उसमें जो ग्रुप में लीडर है उसने बच्चों को काम बांटा है। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपने ग्रुप लीडर के प्रति जवाबदेही हैं कि हाँ मैंने अपना काम पूरा कर लिया, मैंने इस काम को इस टाइम तक पूरा कर लिया है, या नहीं कर पाया तो अभी मेरा होने वाला है, इस तरह की जवाबदेही है। दूसरा है जो ग्रुप का लीडर है उसकी टीचर के प्रति जवाबदेही है कि हमारे समूह ने 80% काम पूरा कर लिया या 100% काम पूरा कर लिया। तो यहाँ पर दो तरह की जवाबदेहियाँ बनती हैं, एक ग्रुप में स्टूडेंट्स की आपस में, दूसरा ग्रुप की टीचर के प्रति क्या जवाबदेही है कि हमें जिस काम के लिए हमारा ग्रुप बनाया गया था हमने उस काम को कितना पूरा कर लिया है। 4th नंबर पर आता है अंतःव्यक्तिक व लघु समूह कौशलों का विकास। लघु समूह कौशल कौन से होते हैं? बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम छोटे ग्रुप में एक दूसरे के सहयोग से सीखते हैं। कौशल से मतलब यहाँ पर क्या है, कई तरह की स्किल्स, बोलने की कला, लिखने की कला, समझने की कला, सुनने की कला, और यूँ कह सकते हैं रीजनिंग एटीट्यूड डेवलप होता है, एक दूसरे को अपनी बात कहने की कला। तो जब वो ग्रुप में मिलकर करते हैं तो हमारे पर एक दूसरे का प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह के कौशलों का, व्यक्तिगत व लघु समूह कौशलों का विकास होता है। द लास्ट में क्या है ग्रुप प्रोसेस, ग्रुप मेरे समूह की क्या प्रक्रिया है। तो ये सभी मिलकर जो हमने ऊपर की जो ग्रुप है आपस में सभी ग्रुपों का सहयोग, शुरू का हमारा पर्पज़ क्या था? पर्पज़ ये था कि सभी बच्चे को जो चीज़ सिखाई गई है वो सीखना, ना कि किसी, अब यहाँ पे ग्रुप प्रोसेस से मतलब वो जो क्लास में 3 ग्रुप बनाए हुए हैं उनका आपस में कितना एक दूसरे के प्रति अपने काम को लेके पॉजिटिविटी है। वहाँ पर जैसे अब ग्रुप बनाते हुए बच्चों के आपस में सहयोग की बात थी, उसी तरह से समूह की आपस में सहयोग की बात होनी चाहिए। इनमें भी किसी तरह की ऐसी बात ना हो जाए कि जिस पर्पज़ के लिए बनाया था वो हमारे ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो जाए। तो समूह में सभी बच्चों का आपस में, समूह के प्रति आपस में प्रेम भाव और सहयोग की भावना रहनी चाहिए। तो ये कुछ इसके कंपोनेंट थे। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी शैक्षिक लाभ क्या हैं या विशेषताएं क्या हैं। एकेडमिक एडवांटेजेस, पहली है आपसी क्रियाशीलता, इंटरेक्टिव मॉडल पे डिपेंड करती है ये, आंतरिक या आपसी क्रियाशील। दूसरा है अच्छे कार्य का संपादन, गुड परफॉर्मेंस। तीसरा है सक्रिय भागीदारी, एक्टिव इन्वॉल्वेंस। उच्च स्तरीय कौशलों का विकास, हाई ऑर्डर स्किल्स डेवलपमेंट, उच्च स्तरीय स्किल कौशलों का विकास। नेक्स्ट है छात्रों का केंद्रित होना, छात्रों का केंद्रित होना। लिख लिए सभी ने? इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं आपसी क्रियाशीलता की।
अब एकेडमिक, इसके कई अलग अलग बेनिफिट्स के बारे में बात आती है। एकेडमिक बेनिफिट्स क्या हैं, सोशल बेनिफिट्स क्या हैं, साइकोलॉजिकल बेस्ड बेनिफिट्स क्या हैं। आप इनको सेपरेट भी कर सकते हो और मेनली एकेडमिक भी उठा सकते हो। बेनिफिट से हमारा मतलब क्या है कि इससे बच्चों को क्या लाभ होता है। सबसे पहले है आपसी क्रियाशीलता। बच्चे ग्रुप में रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, एक्टिविटी के थ्रू सीखते हैं और जो सीखते हैं उनको वो वाकई में अपने व्यवहार में उतार सकते हैं। एक चीज़ हम सिर्फ बैठकर सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, हो सकता है वो हम अपने व्यवहार में प्रदर्शित ना कर पाएँ। कई बार जो टीचर के द्वारा करवाया जाता है वो बच्चे शायद लिखे भी ना, आज सुना जरूर है, कल करेंगे, परसों करते करते वो चीज़ हम भूल जाते हैं। बजाय इसके जब हम उस काम को अभी ऑन द स्पॉट करके देख लेते हैं तो वो चीज़ हम साथ में साथ सीख भी जाते हैं। जैसे इंग्लिश में जो ग्रामर वर्क होता है, अगर मान लो एक टीचर ने एक टॉपिक करवा दिया है, टॉपिक करवाने के बाद उनको कुछ एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए दी हैं, बच्चे जैसे समझा है सीखने के बाद प्रैक्टिस करते हैं ग्रुप में तो वो बहुत जल्दी और अच्छे से सीख पाते हैं। उसका क्या इफ़ेक्ट रहता है कि जैसे उन्होंने सीखा है, जब प्रैक्टिस करेंगे अगर उनको कहीं कमी लग भी रही है तो ग्रुप में डिस्कस करके उसको दूर कर लेते हैं। जबकि अगर पूरी क्लास में वो 1 बाय 1 इंडिविजुअल बैठे हैं तो वो ऐसी प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से टॉपिक पे किस वे से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है गुड परफॉर्मेंस, अच्छे कार्य का संपादन। जब बच्चे आपस में ग्रुप में मिलकर करते हैं तो जिन बच्चों की परफॉर्मेंस लो होती है उनकी भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि छोटी मोटी जो चीज़ नहीं समझ आई वो ग्रुप में पूछ लेते हैं जो टीचर से नहीं पूछ सकते थे, और साथ में आपस में मिलकर जब प्रैक्टिस करते हैं तो अभ्यास से उनका वो काम जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट है सक्रिय प्रतिभागिता या भागीदारी। सभी बच्चों की अपनी अपनी भागीदारी इसमें शामिल होती है, किसने क्या करना है पहले से डिसाइड होता है। हाई ऑर्डर उच्च स्तरीय कौशलों का विकास, जैसे मैंने पहले में बताया उसमें जो कंपोनेंट था समूह कौशलों का विकास, उसी के साथ में हाई ऑर्डर स्किल डेवलप होते हैं सभी बच्चों में जब वो आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के सहयोग से सीखते हैं। लास्ट है इसमें छात्रों का केंद्रित होना। जब ग्रुप में बच्चे बैठेंगे तो सभी स्टूडेंट एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उनका जो पूरा ध्यान है वो काम करने पर सेंटर रहता है, केंद्रित रहता है। तो ये कुछ इसकी एकेडमिक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इसकी लिमिटेशन या सीमाएं क्या हैं। लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, सॉरी। पहला है टाइम कंज्यूमिंग है, समय ज़्यादा लेते हैं ये। दूसरा स्थान की समस्या है। प्रशिक्षण की समस्या है। विषय वस्तु के अनुसार उपयोगी नहीं है। प्रयोग की समस्या है। नेक्स्ट है कुछ छात्रों की प्रभुता, डोमिनेटिंग ऑफ सम स्टूडेंट्स। आगे लिखेंगे छात्रों द्वारा अध्यापकों द्वारा प्रतिरोध। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, दोनों को इकट्ठे एक्सप्लेन कर देंगे। अध्यापकों द्वारा प्रतिरोध मतलब अध्यापक इसको क्यों नहीं पसंद करते। पहला है अनुशासन संबंधी समस्या का, डिसिप्लिन प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अनुशासन संबंधी समस्या, आत्मविश्वास की कमी, पाठ्यक्रम पूरा करने का भय, प्रशिक्षण का अभाव। ठीक है, अब फर्स्ट में उसने लिमिटेशंस की बात कही है। लिमिटेशंस का मतलब होता है परिसीमाएं, कि हमारी ये जो लर्निंग स्ट्रेटजीज है वो कहाँ तक विकास कर सकती है या उसको कौन सी ऐसी बातें हैं जो बांधती हैं। अगर वो सीमाओं को तोड़ती है तो यूज़लेस है। सबसे पहले उसने कहा है कि समय ज़्यादा। सबसे पहली बात तो ये है जब इसको टीचर इम्प्लीमेंट करता है तो इसमें टाइम बड़ा लगता है।
तो यहाँ पर समय की सबसे बड़ी समस्या रहती है। मान लीजिए आपके पास 35 मिनट का पीरियड है, आपने ग्रुप बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, टाइम ज़्यादा लगता है। अगर मान लीजिए ग्रुप पहले से बना हुआ है फिर भी इम्प्लीमेंट करते हैं, अब क्लास में टीचर आएगा 10 से 15 मिनट टॉपिक करवाएगा, फिर उसके बाद उन बच्चों को ग्रुप में बैठ के काम करने के लिए दे रहा है, इतने में टाइम हो जाता है, तो जो लास्ट का प्रोसेस है वो छूट जाता है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा है इसमें स्थान की समस्या। अब क्लास में ग्रुप बना के, मतलब क्लासरूम कितना बड़ा है, उनको बच्चों को कहाँ सेट करना है, कहाँ बिठाना है, इसकी समस्या रहती है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं प्रशिक्षण की समस्या। अब एक टीचर को पहले से इसके बारे में पूरी तरह से ट्रेनिंग होनी चाहिए, तभी वो ग्रुप जनरेट कर पाएगा, उसको बना पाएगा, इम्प्लीमेंट कर पाएगा। ये भी एक इसकी प्रॉब्लम है, समस्या रहती है, लिमिटेशंस हैं। विषय वस्तु के अनुसार इसकी दूसरी मेन प्रॉब्लम क्या आती है इसमें कि हर एक टॉपिक पर, हर सब्जेक्ट पर ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। अगर मान लो हर एक टॉपिक पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसका रिजल्ट 0 हो जाता है। डिपेंड करता है कि विषय क्या है और टॉपिक कौन सा चल रहा है, किसके लिए हम इस तरह की स्ट्रैटेजी यूज़ करें। नेक्स्ट है छात्रों की प्रभुता। कई बार क्या होता है कि बच्चों को कहा जाता है, ठीक है ग्रुप का ये लीडर है, कुछ टाइम बाद उन बच्चों की अपने ग्रुप के प्रति एक प्रभुशीलता बन जाती है, वो अपने आप को उसका हेड मानने लग जाते हैं, बच्चों के साथ गलत व्यवहार करने लग जाते हैं। ये इसका एक वीक पॉइंट है। सहयोग की बात आई है पर जरूरी थोड़ी है सभी एक इस बात को मान के चलेंगे, तो वहाँ कहीं ना कहीं इसकी प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती हैं। अब नेक्स्ट मैंने इसमें लगवाया था अध्यापकों द्वारा प्रतिरोध। कुछ टीचर इसको सही नहीं मानते या इसका विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? सबसे पहले उनका है अनुशासन संबंधी समस्या। क्लास में बच्चों का जब ग्रुप बना के उनको बिठाया जाता है तो इतने बच्चे सिंसियर नहीं होते। डिपेंड करता है क्लास कौन सी है, कितनी एज के बच्चे हैं, क्या वो बच्चे सारी बात को समझ पाएंगे, समझा पाएंगे, वो समस्या आ जाती है। इसलिए टीचर इस बात को डिनाई करते हैं कि नहीं, हम तो अपनी क्लास में खुद पढ़ा लेंगे। दूसरा है आत्मविश्वास की कमी। जो बच्चा है ग्रुप में उसमें इतना आत्मविश्वास नहीं होता कि वो दूसरे बच्चों पर होल्ड करके उनको पढ़ा सके, समझा सके, सिखा सके। कई बार क्या होता है कि हमें आता है पर हम उसको दूसरे बच्चों को नहीं समझा पाते, ये कमी आ जाती है, इसलिए इसको भी सही नहीं मानते। नेक्स्ट है इसमें पाठ्यक्रम पूरा करना। क्लास में सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि एक टीचर के पास इस तरह की जो स्ट्रैटेजी होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अप्रोप्रिएट टाइम नहीं होता। ये इसकी एक प्रॉब्लम रहती है। लास्ट में प्रशिक्षण का अभाव है। इसके लिए सही पूरी तरह से जो ट्रेनिंग की बात होती है वो ट्रेनिंग नहीं दी जाती। मतलब कहने का है इसकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ टीचरों के द्वारा इसको नेगलेक्ट किया जाता है, फिर उसके बावजूद भी इसकी अपनी विशेषताएँ हैं। डिपेंड करता है, कई बार इसको जब हम यूज़ करते हैं इसका बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो स्ट्रैटेजी कोई गलत नहीं होती, स्ट्रैटेजी को यूज़ कब किया है, कहाँ यूज़ किया, उसके क्या परिणाम आए, उस बात पे डिपेंड करता है। तो ये हमारी जो फर्स्ट लर्निंग स्ट्रैटेजी थी, कोऑपरेटिव लर्निंग, मीनिंग क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, टीचर्स के लिए क्या बेनिफिट है, स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिट है, और लास्ट में उसकी लिमिटेशंस क्या है। यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।